हेलो एंड वेलकम बच्चों, कैसे हो। डेटा एनालिटिक्स यूनिट 2 उसका वीडियो लेकर आया हुआ। बहुत टाइम हो गया मुझे लाने में, क्योंकि मैंने मटेरियल तो तैयार कर लिया था, पर मैं इतना बिजी हो गया कि मैं अब इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया। आई एम सॉरी फॉर दैट। बिना कोई देर करे लेट्स रोल। पहले इंट्रो देख लो, फिर इसके बाद आते हैं। ओके, इंट्रो पे ऐसे आगे हम वापस हम आ जाते हैं इसके ऊपर। डेटा एनालिटिक्स इन वन वीडियो में, पूरे एक वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो बिना कोई देर करे फटाफट इसको शुरू करते हैं। तो आपके कुछ टॉपिक्स आते हैं इसके अंदर, कई सारे टॉपिक्स आते हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और मैंने टॉपिक्स लिख रखे अलग से, लेकिन मैं वो आपको लिख के मैं अभी बताऊँगा कौन से टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स आपके। जैसे आपके पास इसमें मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा था। राइट, यस, ओके। जैसे सबसे पहले जो आपका सिलेबस की अगर मैं बात करूं, सिलेबस जो आपका आता है, अरे इस समय देखो, जब मैं देख रहा होता तब मैं ये फ़ोन आता है मेरे पास जब मैं रिकॉर्ड करने बैठता हूँ। ओके देन, राइट। सिलेबस की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर सिलेबस सिंपल सा है। आपके पास जो टॉपिक्स है वो एक तो है आपका रिग्रेशन मॉडलिंग। अच्छा, एक चीज़ और बता दो, मॉडलिंग में ना मॉडलिंग जो शब्द है, मॉडलिंग ऐसे भी लिखते हैं और मॉडलिंग ऐसे भी लिखते हैं, दोनों सही है। एक आपका ये अमेरिकन इंग्लिश में है, अमेरिकन इंग्लिश, और ये ब्रिटिश इंग्लिश है, BRENME। ठीक है, तो अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश का फर्क है, दोनों सही है। रिग्रेशन मॉडलिंग में डबल एल भी लगा सकते हो, सिंगल एल भी लगा सकते हो, डजंट मैटर। क्योंकि अगर आप इंग्लिश इंडिया में अगर आप टाइप करोगे तो ये आएगा, अगर इंग्लिश US करोगे तो ऐसा आएगा। ठीक है, तो कोई गड़बड़ी की बात नहीं है, मैं कैसे भी लिख सकता हूँ, दोनों ही सही है। और भाई यार देख लो यार, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, आप तो सब्सक्राइब नहीं करते तो पता नहीं लगता आप लोग को। ओके देन, इसमें आ गया आपका फिर मल्टीवेरिएट एनालिसिस। ठीक है, अब मल्टीवेरिएट एनालिसिस जो आपकी आती है, ठीक है, मल्टीवेरिएट एनालिसिस की बात होगी। फिर नेक्स्ट थिंग आपके पास आती है बेसियन मॉडलिंग। यस, बेस थ्योरम की बात भी आएगी इसके अंदर, बेसियन मॉडलिंग की बात आएगी हमारी। ठीक है, और बेसियन नेटवर्क्स, बेसियन मॉडलिंग, ये सब आता है। इन्फ्रेंस, ये तो सिलेबस खैर आपको पता ही है, सिलेबस वगैरह सब मेरे उस पर डाउनलोड कर सकते हो। एंड बेसियन नेटवर्क्स, राइट, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। फिर आपका इसमें सपोर्ट वेक्टर मशीन भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत। एक टाइम सीरीज एनालिसिस भी आती है इसके अंदर, सबसे पहले टाइम सीरीज एनालिसिस। ठीक है, ये भी आती है। नेक्स्ट थिंग हमारे पास आती है सपोर्ट वेक्टर मशीन, SVM, ये आता है। अच्छा, ये जो टॉपिक्स में जो चुन के लेकर आया ना, ये सब मिलू के कुछ भी करके कर रहे हैं। और इसमें आपका वो भी आता है, आपका मेरे ख्याल से वो भी आता है, PCA एल्गोरिथम भी आती है, डायमेंशनलिटी रिडक्शन। ठीक है, PCA एल्गोरिथम भी आती है, प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, फॉर डायमेंशनलिटी रिडक्शन। ठीक है, ओके। देन हमारे पास टॉपिक जो आता है खास है, एक आपका न्यूरल नेटवर्क आता है। अच्छा, न्यूरल नेटवर्क मैंने नहीं बताया, आई थिंक मैंने नहीं बताया, मैं बता दूंगा, डोंट वरी। फिर मैंने उसमें कब बताया, डीप लर्निंग के वीडियो में बताया मैंने। तो पहले डीप लर्निंग का देखना, तो डीप लर्निंग के ऊपर का वीडियो आ जाएगा, उस पर एक बार आप जाके देख लेना। ठीक है, देन आपके पास आ गया आप हाँ, इसी के अंदर आता है, इसी के साथ ही आता है। फिर आपका फजी लॉजिक की बात आती है। ठीक है, फजी लॉजिक और एक्सट्रैक्ट, मतलब फजी मॉडल कैसे निकाले डेटा में से, वो सब बात आती है। ओके देन, चलिए अब मैं वापस यहाँ आ जाता हूँ। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं, मैं नेक्स्ट पेज पढ़ता हूँ, तो नेक्स्ट पे बढ़ जाता हूँ, इसको मैं यहाँ कर दूँ इधर, राइट। अब अगेन मैं यहाँ पर, वही मेरी पहले आदत थी, जब COA पढ़ाता था मैं KEC में, ऑनलाइन जब पढ़ा रहा था, तो ये आदत होती थी मेरी पहले लाइंस करने की। इससे बेटर रहता है कि अच्छा से आपका वीडियो बन जाता है। ठीक है, अब इसमें रिग्रेशन मॉडलिंग की अगर मैं बात करूं, रिग्रेशन मॉडलिंग है ना,
शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी नोट्स मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो आपको शॉर्ट में बताऊंगा। सिंपल सी बात है, ये होता क्या है, एक रिलेशनशिप एग्जामिन करनी है अपन को। क्या है, एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है ये। पहली बात, ये स्टैट्स का, देखो सारे काम स्टैट से होते हैं। एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, ठीक है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक है किसके लिए, यूज्ड टू क्या, एग्जामिन, ठीक है, एग्जामिन करना, पता करना, हाँ क्या, रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप भाई बिटवीन, किसके बीच में, बिटवीन, मैं इसको अलग कलर से लिखूंगा, बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल and between a dependent variable and an independent variable, या one or more, and one or more independent variable. इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है, एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपके हो सकते हैं और कोई एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अच्छा, अब इस डिपेंडेंट वेरिएबल को हम कुछ और भी कहते हैं। इस ये डिपेंडेंट वेरिएबल की जो बात यहाँ मैंने लिखी है, इसको मैं कह सकता हूँ आउटकम, मतलब निष्कर्ष क्या निकला, किस पे हम डिसीजन लेना चाह रहे हैं, या रिस्पॉन्स वेरिएबल, इसको हम रिस्पॉन्स वेरिएबल भी कह सकते हो। अगर आप लोग एग्जाम में लिख के आओगे कि बिटवीन रिस्पॉन्स वेरिएबल, ठीक है, एंड इसको हम कहते हैं प्रेडिक्टर्स, जिनकी मदद से प्रेडिक्शन किए जा रहा है, जिनकी मदद से निष्कर्ष पर निकला जा रहा है, जो फैक्टर्स हैं, या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। अब जैसे आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी भारत ने हरा दिया इंग्लैंड को 100 रनों से, 129 को ऑल आउट कर दिया। उसमें क्या क्या वेरिएबल्स थे, क्या थे, तो बॉलिंग अच्छी हुई है, बैटिंग इतनी कुछ खास नहीं हुई, हमने फील्डिंग अच्छी की, स्टंप सिस्टम लाइन रखी, तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स थे। वो जो फैक्टर्स थे जिनसे हम जीत पाए, आउटकम जिनसे निकला, राइट, जीत क्या थी, हमारी आउटकम थी, लेकिन फैक्टर्स क्या थे, वो हमारे आगे प्रेडिक्टर्स। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो प्रेडिक्टर्स हो, तो उनका आपस में भी संबंध होगा, पर वो इंडिपेंडेंट रहते हैं जनरली, पर उनका आउटकम, ठीक है, आपकी फील्डिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ योर बॉलिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ योर बैटिंग। तो आप तीनों चीजें इकट्ठी करोगे तो फर्क पड़ेगा, अगर अलग अलग होंगे तब भी काम कर जाता है। तो आउटकम क्या है, जीत हमें जीत मिली, आउटकम मिला हमें जीत का, तो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। पर किन कारणों से हमें जीत मिली, क्या क्या चीज़ें थी, रोहित शर्मा की 87 की पारी थी, सूर्य कुमार यादव की 49 की पारी थी, फिर लास्ट में जो टेल थी वो एक सिंगल लेके ऑल आउट नहीं हुए, एंड तक लेके गए मैच को, उससे फ़र्क पड़ा। कहाँ 183 पर 7 हो गया था, और उसके बाद हम 229 पे हम 9 हो गया हमारा, 228 पे 9, तो 229 पर 9 हो गया, 230 का टारगेट क्योंकि तो हम बहुत पहले जल्द सस्ते में आउट हो जाते, 42 ओवर पे, 41 ओवर्स के करीब एंड पे अब आउट जल्दी 7 विकेट गिर गए थे हमारे। तो देखो ये सब फैक्टर्स का फ़र्क पड़ता है। ये फैक्टर्स क्या हो गया हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और जिनसे हमें आउटकम मिला, हार है, जैसे इंग्लैंड की हार हुई है, बड़े अजीब तरीके से खेले, तो उनका आउटकम क्या था, हार हुई, ठीक है। अब हमारा इसमें कुछ गोल्स भी होते हैं, हमारे कुछ इसमें बातें भी होती है कि गोल्स क्या है हमारे, व्हाट आर द गोल्स, ठीक है भाई। पहली बात, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नेचर और स्ट्रेंथ, ठीक है, दो चीजें निकालनी है, नेचर और स्ट्रेंथ। अबे नेचर और स्ट्रेंथ क्या पता है भाई किस तरह के, मतलब नेचर हो गया टाइप, ठीक है, और कितने सुदृढ़ है, क्या हम निकाल कह रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, ऑफ दिस रिलेशनशिप। ये जो रिलेशनशिप है हमारी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, ये जो रिलेशनशिप है ये कितनी सुदृढ़ है, कितनी स्ट्रेंथ से भरी पड़ी है, ठीक है, मतलब कितनी ताकत है इसमें, कितना परफेक्ट है, एक्यूरेसी जो हम कहते हैं, एक्यूरेसी। पहली बात हमें देखना है किस टाइप की रिलेशनशिप है, किस प्रकार की रिलेशनशिप। जैसे अगर मैथ्स की बात करूं तो y =
mx प्लस c टाइप की रिलेशनशिप है, जैसे मतलब y इक्वल टू एफ एक्स वाली रिलेशनशिप है, या y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर वाली रिलेशनशिप है, y इक्वल टू एफ एक्स ही हो गया, या y इक्वल टू एक्स प्लस वाई वाली सिचुएशन है, सॉरी एक्स प्लस जेड या कोई एक्स प्लस टू या कुछ इस तरह से है, एक्स क्यूब वाली रिलेशनशिप भी हो सकती है, ठीक है। y इक्वल टू एफ एक्स ही रहेगा, पर हमारा इसमें रहेगा था, इसमें एक सिंगल है तो x आ गया, अगर मल्टीपल है तो का 1 प्लस a0 x0 प्लस a1 x1 इस तरह से हो सकता है हमारा। a और a0 a1 a2 क्या होंगे, ये आपके फैक्टर्स हैं, कि आपके जितने फैक्टर्स हैं ये आपके x x0 x1 x2 जो है हमारे, ये फैक्टर्स हैं, और इन फैक्टर्स का मैग्नीट्यूड है, कितना फर्क पड़ा, कितना कहते हैं असरदार साबित हुआ वो चीज़, ठीक है। मान लीजिए कैच ड्रॉप हुआ मैच के दौरान, तो कितना फर्क पड़ा, राइट। कैच ड्रॉप होने से क्या उसके अगर अगली डिलीवरी पे अगर विकेट मिल गई तो भरपाई हो गई, क्या उसका इतना फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। तो हर एक फैक्टर का कितना फर्क पड़ता है मैच के आउटकम पे, आपके किसी भी गेम के आउटकम में, तो वो फर्क पड़ता है। तो आपका जो भी फैक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, कितना अहम है वो चीज़, तो उससे पता चलता है कि कितनी स्ट्रेंथ है हमारी और कितने टाइप किस तरह के रिलेशनशिप है। ये मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट बढ़ता हूं आगे नेक्स्ट पेज पे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है, पहले बना लूं फटाफट। ओके, मैं फास्ट बताऊंगा, एक वीडियो में सारा कवर करने का प्रयास करूंगा, तो थकूंगा थोड़ा, बीच में थोड़ा टाइम लेके मैं करूंगा, ठीक है। टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ रिग्रेशन, टाइप्स ऑफ रिग्रेशन मॉडलिंग। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स है, भाई सिंपल सी बात है। पहला है आपका लीनियर रिग्रेशन। अच्छा, ये चीजें ऑलरेडी आप मशीन लर्निंग आपके सब्जेक्ट में पढ़ रहे होंगे, ठीक है, एमएल पक्का सब्जेक्ट होगा आपके लिया होगा, ठीक है। दूसरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। तीसरा पॉलिनोमियल रिग्रेशन, ठीक है, बताऊंगा पॉलिनोमियल रिग्रेशन कैसा होता है। फिर आता है मल्टीवेरिएट, जिसकी मल्टीवेरिएट एनालिसिस हम करेंगे भी, ठीक है, रिग्रेशन, ठीक है। अच्छा, एक करके को ध्यान पे रखने को प्रयास करते हैं। लीनियर रिग्रेशन में होता क्या है, लीनियर रिग्रेशन सिंपल सी बात है कि आपके कुछ डेटा पॉइंट्स है, राइट। मैं इनको बना लेता हूँ प्रॉपर अच्छे से, देखिए मैं ये बना रहा हूँ ऐसे। अब मेरे पास कुछ डेटा पॉइंट्स है कुछ इस तरीके से, समझ रहे हो, ये कुछ डेटा पॉइंट्स ने बना रखे। अब इन डेटा पॉइंट्स से हमें एक लाइन निकालनी है, एक ऐसी लाइन बनानी है, लाइन विच क्या कहते हैं, सेटिस्फाई करती है हर पॉइंट, या विच कवर्स ऑल द पॉइंट्स, मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स, मोस्ट डेटा पॉइंट्स, या कवर ना भी कर रहे हो, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डेटा पॉइंट टू द लाइन, ठीक है, कम से कम डिस्टेंस हो डेटा पॉइंट और लाइन के बीच में। तो जैसे मैं अगर मैं कोई डिस्टेंस में निकाल दे रहा हूँ, मैं अगर ऊपर लाइन निकाल रहा कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर बस देखने की बात ये रहेगी कि जैसे ये डेटा पॉइंट था मेरा, इसका इससे बीच का डिस्टेंस कितना है, ये कितना पास में, ये कितना है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, अच्छा डिस्टेंस भी हम देखेंगे परपेंडिकुलर है, देखो ये परपेंडिकुलर हो गया आपका, देखो ये इससे ये परपेंडिकुलर होगा, ये इससे परपेंडिकुलर होगा, कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, देख रहे हो डिस्टेंस, देखो ये मैं मार्क कर रहा हूँ, देखो परफेक्टली नहीं बन पा रहा बच्चों, बट मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आपके क्या हो गए, जो एक्चुअल में होता है, जो ये डिस्टेंस है हमारे, इन डिस्टेंस को हमने नाम दिया आर, क्या नाम दिया, स्मॉल आर, ठीक है। और चूंकि मेरा अबव द प्लेन भी है, अबव द लाइन भी है और बिलो द लाइन भी है, तो अबव द लाइन और बिलो द लाइन, ठीक है, दोनों तरफ आर है, दोनों को लेना पड़ेगा, तो दोनों लेंगे, चूंकि हमारा दोनों तरफ आर है तो मैं क्या लेंगे, आर स्क्वायर करेंगे हर एक का, हर डेटा पॉइंट का हम आर स्क्वायर निकालेंगे और सभी आर स्क्वायर का हम समेशन करके एवरेज निकालेंगे, जिसे कहते हैं आर स्क्वायर स्कोर या एक्यूरेसी भी कहा जाता है। किस केस में,
लीनियर रिग्रेशन। लीनियर में आपका शब्द जो लीनियर जुड़ रहा है, लीनियर का मतलब होगा लाइन। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। m आपका स्लोप, कितना स्लोप है आपका, राइट, ये वाला dx dy, ये dy और ये dx, dy बाई dx होता है, और c हो गया इंटरसेप्ट। देखो अब इंटरसेप्ट की स्पेलिंग गलत मत लिख देना बच्चों, बता रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स आप लोग गलत स्पेलिंग लिख देते हो, बोलचाल की भाषा में अंग्रेजी लिखते हो, इंटरसेप्ट, ठीक है, दिस इज द स्पेलिंग ऑफ इंटरसेप्ट, ठीक है। ये हो गया स्लोप। कई लोग आप लोग जल्दी में स्लॉप लिख देते हो। मैं अभी आईपैक में पढ़ा रहा हूँ इंद्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो वहाँ भी ये देखने को मिला कि बच्चों आता तो है लेकिन बेसिक रिटन ग्रामर जो है, आपके रिटन ग्रामर बहुत पुअर है, ठीक है। तो हम क्या निकालने की कोशिश करते हैं, हम निकालने की कोशिश करते हैं बेस्ट फिट लाइन। हम ये निकालने का प्रयास करते हैं बेस्ट फिट लाइन कौन सी है, क्योंकि अच्छा लाइन मेरी ये भी हो सकती है, देखो मैं बना के बताता हूँ। एक लाइन ऐसे भी हो सकती है, एक ऐसे भी हो सकती है लाइन हमारी, ठीक है, एक ऐसे भी हो सकती है हमारी लाइन कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से भी हो सकती है। तो कई तरह के लाइन है जो हमारा काम कर सकती है, तो उनमें से बेस्ट कौन सी लाइन है वो हमें निकालनी होती है। ये काम है लीनियर रिग्रेशन का। मैं डीप में नहीं जा रहा, मैं से ऊपर ऊपर बता रहा हूँ, बाकी मशीन लर्निंग में पढ़ लेना। अगर आप चाहते हो कि लीनियर रिग्रेशन का मैं अलग से वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँ, तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ, तभी मैं करूँगा आगे, नहीं तो नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोगों का रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं आ रहा है मेरी तरफ। आपने तो भुला दिया सी फॉर योरसेल्फ को। सच में आपके जूनियर्स जो हैं उनको ज़रूरत पड़ी, जो आप सीनियर क्लास पहुंच चुके हैं, आपके सीनियर्स ने शायद बताया नहीं, उन्होंने मेरे चैनल से पढ़ा भी था, तो यार भूल जाओगे तो फिर कैसे बात बनेगी, रिश्ता तो नहीं रहेगा फिर हमारा। ओके देन नेक्स्ट हम आते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे, ठीक है। अच्छा इसमें एक और पढ़ना भी आता है, हम एक निकालते हैं दो लाइंस के बीच में, हम निकालते हैं कोलिनियरिटी निकालते हैं हम एक। इसमें आपको अलग से लिख के बताता हूँ कोलिनियरिटी के कौन कौन सी लाइंस है, बहुत ज्यादा जो लाइंस हम निकाल रहे हैं उनके बीच की लिनियरिटी कितनी है, कितना कोलिनियर है, ठीक है। कोलिनियरिटी हम बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, मतलब हमारे जो ये x है और ये y है, इन सभी फैक्टर्स के कौन कौन से हैं। जैसे आप डीबीएमएस पढ़ते हो बच्चे, डीबीएमएस में कॉन्सेप्ट आता है आपका डिपेंडेंसी का, फंक्शनल डिपेंडेंसी, राइट, एफडी, ठीक है, फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी कोलिनियरिटी जैसा ही काम करता है। फंक्शनल डिपेंडेंसी में आपके दो एट्रीब्यूट्स है, दो कॉलम्स एक साथ एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, ठीक उसी तरीके से कोई दो फैक्टर्स या दो या से ज्यादा फैक्टर्स एक दूसरे पर निर्भर रह सकते हैं, तो इसे कहते हैं कोलिनियरिटी, ठीक है। मल्टी कोलिनियरिटी होगी तो मल्टीपल वेरिएबल्स आप कर सकते हो, जो मल्टीपल रिग्रेशन आ गया आपका, ठीक है, मल्टीवेरिएट रिग्रेशन भी उसको कहते हैं, कई तरह के वेरिएबल्स भी आ सकते हैं, तो आपका कोलिनियरिटी कॉन्सेप्ट भी आता है, ठीक है। ओके देन नेक्स्ट आता है हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या है, मैं आपको ये पहले मिटा दूं, क्योंकि नोट्स तो आपको ऑलरेडी है, मैं मिटाया था, ठीक है। आई विल डिलीट ऑल ऑफ दीस, इसको मैं और बड़ा कर दूं, हाँ ये देखो जल्दी मिटा देगा, ठीक है। ओके तो अब बात करते हैं किसकी, लॉजिस्टिक रिग्रेशन की, ठीक है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में होता क्या है, लॉजिस्टिक में हमारे पास सीधी सीधी दो चीज़ आती हैं। एक आता है आपका दो पार्ट में बात होती है, क्योंकि रिग्रेशन आपका किस पे बेस्ड है, सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम पे बेस्ड है, सुपरवाइज लर्निंग है। सुपरवाइज में आपका आता है क्लासिफिकेशन भी आता है, ठीक है। तो इसमें बस सिर्फ दो बात आती है, क्या मेरा आउटपुट सक्सेस या फेलियर, वेदर माई आउटपुट वो सक्सेस और फेलियर। जैसे आज भारत की जीत हुई है तो भारत के सक्सेस, और इंग्लैंड की हार हुई है, इंग्लैंड का फेलियर। तो इन दो पॉइंट्स के ऊपर ही हमारे अगर बात हो रही हो तो वो हमारा होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन आ जाता है। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपका एन कैटेगरीज, मतलब कई तरह के कैटेगरीज के लिए हमारे पास काम कर सकता है। एन कैटेगरीज का मतलब हो गया एन वेरिएबल्स, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उसमें भी काम कर सकता है, ठीक है। मतलब इस एक से ज्यादा कैटेगरी से भी आ सकता है, सक्सेस या फेलियर से भी ज्यादा आ सकता है। तो जनरली लॉजिस्टिक में हमारा जो बनता है कुछ इस तरीके से होता है कि आपके दो पॉइंट्स होते हैं, एक 0 और एक 1, ठीक है, 0 और 1। और 1 में हमारे को डेटा पॉइंट्स कुछ इस प्रकार के होते हैं, मैं उसको रेड से करके बात करके दिखाता हूँ। जैसे ये डेटा पॉइंट्स कुछ है 1 पे,
ठीक है, ये बात है, ये सक्सेस हुई कि जितनी बार मैंने रन किया, जितनी बार मैंने प्रोग्राम रन किया तो प्रोग्राम अच्छा चला, ठीक है, और जिनके बाद मैंने खराब किया वो खराब इस तरह से चले, ठीक है, इस तरीके से। तो y जो है मेरा वो दो वैल्यूज पे डिपेंडेंट है, वो y सिर्फ दो वैल्यूज लेके चलेगा, 0 या 1, और x मेरा अलग मल्टीपल अटेम्प्ट, जितनी बार अटेम्प्ट मैंने मारे वो सब रहेगा। और इनकी वजह से क्या बनता है, इनकी वजह से ये एक ऐसे कुछ इस तरीके से, मैं इसको अच्छे से बना के बताता हूं, कुछ इस तरीके से बनता है, कुछ एस शेप लाइन बनती है। मैं एस शेप उल्टा से बना के देखता हूं, इस तरीके से। लेट मी थोड़ा ज्यादा ही बन रहा है, इसको ऐसे कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, ये आपका कुछ इस तरीके से बनता है। ये एस शेप्ड कर्व्ड है, एस शेप्ड कर्व, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन भी होती है आपकी, सिंपल है। अब आपको याद होगा, अगर आपने मैथ्स पढ़ी है ढंग से, मैं तो खैर फेल हुआ, मैं पढ़ी क्या फेल हुआ मैं, लेकिन मुझे आज भी याद है। क्या याद है भाई, मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा होगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन मतलब जहर नहीं, ठीक है, पॉइजन 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 ही पॉइजन नहीं बोलते, पॉइजन में डबल एस आता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़े होंगे किस तरह के, तो उसमें बाइनोमियल था, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी है, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी है, ये स्टैट्स के टर्म में भी आता है आपका, ठीक है। मैथ्स 4 के अंदर पढ़ा होगा आपने 4th सेमेस्टर में, हाँ। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आपके सक्सेस और फेलियर की बात करता है, उसमें कहता है P और Q। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गया आपका P और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हो गया Q। तो P इक्वल्स 1 माइनस Q, ठीक है, सिंपल सी बात आती है, 1 माइनस Q, ठीक है। जब सक्सेस होगी वो टोटल प्रोबेबिलिटी में से फेलियर को हटा दो तो बाकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बनी। तो उसी तरीके से हमारा यहाँ पे हमारा y जो हमारा बनता है, जो इक्वेशन बनती है P अपॉन 1 माइनस P, और P मेरा जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है। अब जो x की प्रोबेबिलिटी है P, अब Px कह सकते हैं उसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ x, ठीक है, जितनी बार हो रहा है। तो हमारा इस तरीके से जब इक्वेशन बनती है तो हमारा कुछ इस तरीके से कर्व बनता है, दैट इज इन योर लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये बड़े शॉर्ट में बता रहा हूं मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैसे काम करता है, ठीक है। ओके देन मैं आपको बता देता हूं, जैसे इसमें आपका इसमें आता है मैक्सिमम लाइक्लीहुड। ये जो होता है आपका मैक्सिमम लाइक्लीहुड, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन मेथड है ये, ठीक है, मेथड, ठीक है। ये सब होता है आपका, और इसमें कोई जरूरी नहीं कि आपके जितने आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कोलिनियरिटी हो, देयर शुड नॉट बी कोलिनियरिटी। मतलब ऐसा होना चाहिए कि आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनका जो आपस में रिलेशन है वो टोटली अलग होना चाहिए, इंडिपेंडेंट टोटली होने चाहिए, कोलिनियर नहीं होने चाहिए। बस ये थोड़ी एक दिक्कत रहती है लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात अगर हम करें तो। इसमें ये अच्छे इसके एप्लीकेशंस क्या है, अब जैसे सक्सेस और फेलियर के मैं दो तरह के आउटकम देखना चाह रहा हूँ, सपोज करें तो मैं कहूँगा स्पैम और नॉट स्पैम, ठीक है, ये एप्लीकेशन आपकी बंद के आ सकती है। तो स्पैमिंग जो होती है आपकी वो कई फैक्टर्स के ऊपर होती है, और हर फैक्टर जरूरी थी कि आपस में कोलिनियर हो, तो इस वजह से तो ये आपके लॉजिस्टिक रिग्रेशन की एप्लीकेशन आपकी इस तरह के फाइंड आउट करने की हो सकती है, स्पैम या नॉट स्पैम। ऐसे आपके फोन कॉल्स के ऊपर भी हो सकता है, आपके जो ट्रू कॉलर करता है स्पैम और नॉट स्पैम, ऐसी ईमेल्स का भी हो सकता है। तो ये सब चीजें आपकी यहाँ पर दर्शाई जाती है। ओके, नाउ लेट्स मूव, हम फटाफट बात करते हैं पॉलिनॉमियल रिग्रेशन और इनकी बात करते हैं। इसको फटाफट में मिटा देता हूँ, ठीक है, स्पैम नॉट स्पैम, आप इसको छोटा करके मिटा देंगे, अरे ज्यादा मिट गया। ओके, ये मिटा देता हूँ, सक्सेस और फेलियर, मल्टीवेरिएट रिग्रेशन भी हम देख लेंगे इसको, और बड़ा कर दिया मैंने। ओके, रिग्रेशन का पूछ बना दूं मैं, पहले एम का कंप्लीट कर दूं। ओके, बात करते हैं हम पॉलिनॉमियल रिग्रेशन की। सिंपल सी बात है, इसको हम कह सकते हैं nth फॉर्म ऑफ
का nth डिग्री ऑफ nth डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है, nth डिग्री पॉलिनोमियल इन x, ठीक है। जैसे मैंने आपको लिखा था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर एक्स क्यूब, वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब, वाई इक्वल्स टू एक्स पावर 4, तो मतलब पॉलिनोमियल्स हो गया। आपकी एक इक्वेशन भी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन सकती है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इस तरीके से। तो आपका जो पॉलिनोमियल्स हैं आपके सामने, ये आपका पावर 3 का, पावर 2 का, ये पावर 1, पावर 0, ठीक है। तो इस तरह के रिग्रेशन अगर लगाई जा रही है तो आपके पॉलिनोमियल रिग्रेशन है। सिंपल, सिर्फ इक्वेशन का फर्क है बच्चों। लीनियर रिग्रेशन में सिंपल आपका y इक्वल टू mx प्लस c आता है, यहाँ पे मेरे पास आता है y इक्वल टू p अपॉन 1 माइनस p ऑफ x इसमें आ जाता है। यहाँ पर हमारे पास y कुछ इस तरह से आ गया, nth डिग्री पॉलिनोमियल n x आ जाता है, सिंपल, और कुछ नहीं है। बाकी मल्टीवेरिएट में हमारे पास आता है y इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस बीटा 3 x3। लीनियर ही होगा पर ये मल्टीवेरिएट है आपका, तो आपका बीटा 0, बीटा 1, बीटा 2 आपके वेट्स हो गए या वेटेज होगी, इंपॉर्टेंस होगी उस वेटेज ऑफ किसका, फीचर्स या फैक्टर्स कह दूं, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। आपके जो x1, x2, x3 है जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, उनका जो बेसिक उनका कितना प्रभाव पड़ रहा है किसी आउटकम के ऊपर। आउटकम हमारा एक ही है, आउटकम वेरिएबल एक ही है, तो कितना प्रभाव पड़ रहा है उसके ऊपर बात होती है। तो मल्टीवेरिएट आपका रिग्रेशन आता है, और ये मल्टीवेरिएट एनालिसिस भी होती है आपके, सिंपल सी बात है। जैसे आपके कई सारी चीज़ें आती है, आपके प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आती है, फैक्टर एनालिसिस आती है, क्लस्टर एनालिसिस आती है, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस आती है, ठीक है। अलग अलग तरह के आपके मल्टीवेरिएट एनालिसिस हो जाती है। रिग्रेशन भी कहते हो, या इसको आप एनालिसिस भी कह सकते हो। इसको मैं काट के एनालिसिस भी लिख सकता हूं, तो कोई दो राय नहीं रहेगी, ठीक है। और इसके टाइप्स भी मेंशन करता हूं, टाइप्स पूछे जाते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जैसे मल्टीवेरिएट एनालिसिस। मैं ये मिटा देता हूँ, लिख देता हूँ मल्टीवेरिएट एनालिसिस यहाँ पर, ये सब मिटा दिया, देखो हमने सब मिटा दिया। कैसे कहते हैं, सबूत हटाना, सबूत साफ कर रहा हूँ। देखो मल्टीवेरिएट एनालिसिस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। पहला टाइप सिंपल सा, इंक्लूडिंग किस पे कर रहा है, मल्टीपल रिग्रेशन, वो भी इसी का पार्ट है। दूसरा प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इसकी मैं बात करूंगा, इसका एक आपको वो भी करा के बताऊंगा अभी नेक्स्ट पे, न्यूमेरिकल है वो भी कराऊंगा, प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा क्या हो गया, फैक्टर एनालिसिस, ठीक है। और चौथा हो गया क्लस्टर एनालिसिस, क्लस्टर्स भी तो बनते हैं हमारे, तो ये बात आपके अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में भी आ सकती है, क्योंकि क्लस्टरिंग वहीं पर है जो यूनिट 4 में कवर हो रही है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आ गया डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, ठीक है। प्लीज बेयर विद मी, मेरे राइटिंग कुछ खास है नहीं तो देख लेना, ओके। बाकियों की बहुत अच्छी राइटिंग होती है, सच में मैंने देखा है मैंने, ओके। इसकी हम बात करेंगे सबकी। अब सीधा हम चलते हैं बेस थ्योरम पे, सीधा हम चलते हैं नेक्स्ट पे, बेस थ्योरम, डायरेक्ट लिखता हूं बेस थ्योरम, ठीक है। बेस थ्योरम में भी आपका कुछ इस तरीके से आता है, इस तरीके से, ऐसे बेस थ्योरम। अब है क्या बेसिस मॉडलिंग, आपका बेस थ्योरम होता क्या है, ये आपका होता है कि भाई बेस थ्योरम इट इज द बेस ऑफ बेसिस मॉडलिंग, बेस ऑफ बेसियन मॉडलिंग, ठीक है। गोल क्या है हमारा, हमें ये एक हाइपोथेसिस करती है। जैसे यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं ऐसे, मैं लोग ऐसे करके डेटा पॉइंट्स बना रहा हूँ, और उन लोगों को मैं देखकर ये सोच पे पड़ रहा हूँ कि भाई मैं ग्रुप ऑफ पीपल मैंने देखा, मैं क्या इनको देख के लगता है कि यार इनकी एज 50 के ऊपर, एज ग्रेटर देन 50, ये मैंने सोचा। अब जो सोचा मैंने, इसे मैं कहूंगा हाइपोथेसिस, ठीक है। अब
जो मैंने पहले सोचा है, ये चीज जो सोची है, इसे मैं कहूंगा नल हाइपोथेसिस। लेकिन इसका उलट भी हो सकता है कि एज ग्रेटर देन 50 या एज लेस देन 50। तो इसका उल्टा जो विपरीत जो होगा, एज लेस देन 50, उसको मैं कहूंगा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों आपका हाइपोथेसिस का। हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, ठीक है, फाइंड एस एल्गोरिथम आती है आपकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर, जो आपके मशीन लर्निंग के अंदर भी है इसका पार्ट। तो हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ये हो गई। तो इसको मैं कहूंगा एच नॉट, या शॉर्ट में स्मॉल एच नॉट लिखूंगा, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को मैं या तो एच ए स्मॉल में ऐसे लिखूंगा, या कैपिटल एच ए इस तरह से लिखूंगा। तो एच ए आपका या ये आपका हो गया नल हाइपोथेसिस एच नॉट, और ये हो गया आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, एच ए। अब इसकी बात करते हैं, अब हाइपोथेसिस की बात करते हैं। अब ये जो हाइपोथेसिस हमारी आई है, मैं इसको लेके चल रहा हूँ। अब इसको लेके चल रहा हूँ तो इसके ऊपर कुछ मेरे गिवन डेटा होगा जिसके ऊपर मैं प्रूव कर सकता हूं। डेटा टू प्रूव एच इज, इसको एच बोल दिया मैंने, नल हाइपोथेसिस लेके चल रहा है, इसको मैं अभी लेके नहीं चल रहा, इज करेक्ट और नॉट, कि मेरी जो हाइपोथेसिस है वो सही है कि नहीं है, वो किसके द्वारा लूंगा, वो डी के द्वारा, डी मतलब डेटा के द्वारा लूंगा। ठीक है, तो मेरा डिपेंडेंट हो गया मेरा, तो कई तरह के हाइपोथेसिस मेरी हो गई। तो माय हाइपोथेसिस इज डिपेंडेंट अपॉन दिस। यहां पे हमारे पास आती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आती है। अभी बताऊंगा आगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला कांसेप्ट है क्या। ओके, ओके, अब इससे हमारे पास कई चीजें आती है, मैं आपको बता भी देता हूँ। इसको मैं बता दो, नहीं तो मैं नेक्स्ट पेज पढ़ता हूँ। सुनो, ध्यान से सुनना। अब एक तरफ H है, एक तरफ है D। ठीक है, इनकी एक हमारे पास आती है प्रायर प्रोबेबिलिटी। प्रायर प्रोबेबिलिटी, शुरुआती प्रोबेबिलिटी क्या है? इवेंट होने से पहले, काम होने से पहले, पहली नजर में देख के क्या लग रहा है, प्रायर प्रोबेबिलिटी। डेटा तो बाद में पढ़ा जाएगा, बाद में देखा जाएगा कि वो सही है कि नहीं है, पर प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, हाइपोथेसिस की प्रायर प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब PH। ठीक है, इसका मतलब हो गया बैकग्राउंड नॉलेज क्या है। क्या मैं अगर मान लो अपनी सोसाइटी में रह रहा हूँ, सोसाइटी में मैं ऐसे घूम रहा हूँ और मैंने देखा कि कुछ ग्रुप खड़ा है, बातें कर रहा है, तो मैं दूर से देख के कह रहा हूँ कि यार शायद इनकी उम्र 50 साल ज़्यादा लग रही है। क्या मुझे बैकग्राउंड नॉलेज है उस चीज़ की जिस वजह से मैं इस हाइपोथेसिस पे पहुंचा। ठीक है, तो हो गया प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस, एच की प्रायर प्रोबेबिलिटी करेक्ट है कि नहीं है, वो चांस है। अगर मेरी बैकग्राउंड नॉलेज जितनी अच्छी होगी, जितनी प्रोबेबिलिटी हाई होगी, जितना हाई होगा उतना मेरा जो हाइपोथेसिस है एच मेरा, वो करेक्ट होने के चांसेस है। क्लियर? ऐसे ही मेरा आ गया डी, मतलब डेटा। अब प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ डी मतलब PD। ठीक है, डी का मतलब क्या हो गया आपका? डी का मतलब हो गया कि जो ट्रेनिंग डेटा है मेरे पास, अगर मुझे नॉलेज नहीं है तो उसके लिए कोई ट्रेनिंग डेटा होगा, मेरे पास कोई डेटा होगा जिसके ऊपर मैं पढ़ूंगा। अच्छा, इनके सबकी उम्र कितनी है ना, इनकी उम्र कितनी है, ये क्या काम करते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका इंफॉर्मेशन, नॉलेज लेना। अगर मेरी ये कम है, एच कम है, बैकग्राउंड नॉलेज कम है, तो मैं नॉलेज और लूंगा, एक डेटा से लूंगा, और वो होगा मेरा ट्रेनिंग डेटा। ठीक है, मैं सीखूंगा, जानूंगा, समझूंगा इस बारे में। ठीक है, तो ट्रेनिंग डेटा विल बी ऑब्जर्व्ड गिवन नो नॉलेज अबाउट एच। मुझे नहीं पता कि प्रायर नॉलेज है कि नहीं है, पर मैं ट्रेनिंग डेटा से मैं निकालने का प्रयास कर रहा हूं, तो वो हो गया प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। दोनों अलग अलग इवेंट्स हैं। अब सुनना ध्यान से, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं प्रॉब, ठीक है, ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं बेस्ड ऑन दिस। कैसे कर रहा हूं? डी, डेटा पढ़ के मैंने क्या ऑब्जर्व किया। डेटा पढ़ के भी तो हाइपोथेसिस में बनाऊंगा ना। मतलब मैं और मेरा दोस्त है,
मेरे पास बैकग्राउंड नॉलेज जितनी भी है, मैंने निष्कर्ष निकाला, मैंने डिड्यूस किया, मैं कहा यार इनकी उम्र ना 50 साल से ऊपर लग रही है इन ग्रुप की। दूसरे ने कहा कि रुक जा, मैं पहले डेटा गैदर करता हूँ फिर बताता हूँ। तो उसने डेटा गैदर किया, उसने कहा नहीं यार इनके 50 साल से ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा लोग, सबकी नहीं है, एक के दुखों की है। तो अब ये फर्क पड़ गया मेरा कंडीशन। तो मेरा था प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ H, उसका था प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ D। अब हम दोनों की मिला के प्रायर कंडीशन प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हम दोनों ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो कैसा बनेगा? वो बनेगा आपको कुछ इस प्रकार का, DH, D ये पाइप का डंडा और H, ठीक है, इसको D/H भी कह सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ observing data, probability of observing data given some background knowledge in which hypothesis H holds। क्या बात समझ में आई? मेरे दोस्त ने डेटा देखा, ठीक है, मैंने उससे कहा कि भाई मैं तेरे को डेटा बैकग्राउंड नॉलेज से डेटा बता दो कि एक डेटा कैसे कैसे करेगा, मुझे जानता है कि भाई तू यहाँ रह रहे थे टाइम से, तू बता कैसे। मैं कहा इसकी उम्र इतनी है, इसकी उम्र इतनी है, ये काम करते हैं। तो मैंने क्या बैकग्राउंड नॉलेज दे दी मैंने उसको। और बैकग्राउंड नॉलेज में अगर ये बात निकल के आती है कि हाँ भाई मेरा कहना सही है कि बैकग्राउंड नॉलेज के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि इनकी उम्र 50 साल से ऊपर, जो ग्रुप ऑफ लोग खड़े हैं, ग्रुप में खड़े हैं लोग, इनकी उम्र देख के मैं इसमें ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो बोले कि अच्छा हाँ, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी। मेरी प्रोबेबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है? डेटा ऑब्जर्व करने पे। जब मेरे पास ऐसी बैकग्राउंड नॉलेज है जिसपे हाइपोथेसिस H होल्ड करता है, ये हाइपोथेसिस H करेक्ट है जिसके अंदर, इसमें वो अनप्रूवन नहीं है, इससे वो गलत नहीं है, मतलब जिस आधार पे मैं कह रहा हूं, ठीक है, वो आधार गलत नहीं है, ठीक है, बैकग्राउंड नॉलेज गलत नहीं है, तो तुम्हारा डेटा भी सही होगा। और डेटा को ऑब्जर्व करने के जो चांसेस होंगे वो ज्यादा अच्छे से होंगे, ठीक है। ये हो गया कंडीशनल, ठीक है। नेक्स्ट थिंग हमारे पास एक और आती है पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी और पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे किसकी होती है, मतलब और फिर हम किसके निकाल रहे हैं? H के निकाल रहे हैं कि अंत में मेरी हाइपोथेसिस सही हुई कि नहीं हुई। अंत भला तो सब भला कहते हैं ना, तो अंत में हम क्या निकालने का प्रयास कर रहे हैं? H मेरा सही है कि नहीं है। अगर H सही नहीं है तो उल्टा H जो है, मतलब ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है, वो सही है, तो वो हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। तब देखो, तो सिंपल सी बात है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, दैट H होल्ड्स, ठीक है, H होल्ड्स मतलब कुछ इसको इस तरह से दिखाया जाएगा, H/D, ठीक है, H होल्ड कर रही प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट H होल्ड्स के चांस है कि H होल्ड करेगा अपनी बात को, अपने काम को, given the observed ट्रेनिंग डेटा। जो मेरा दोस्त जो था खड़ा हुआ, जो करने का प्रयास कर रहा था कि डेटा लेकर वो हाइपोथेसिस जनरेट कर रहा था, वो प्रोबेबिलिटी ये है, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ट्रेनिंग डेटा D, ठीक है। तो हमारा ये बताता कितना मैं कॉन्फिडेंट हूं अपनी बात कहने में कि हाँ ये जो लोग खड़े हैं इनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है। वो कॉन्फिडेंस मेरा क्या है? वो कॉन्फिडेंस इस आधार पे है कि मेरा डेटा मुझे पता है, मेरे बैकग्राउंड नॉलेज है, इसलिए मेरी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी हाई है, इसका मेरा कॉन्फिडेंस हाई है कि हाँ ये सही है, मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। हाइपोथेसिस जो मैंने लगाई है कि 50 साल से उम्र के ज्यादा के लोग हैं, तो वो सही है। अगर मुझे नहीं जानकारी होती है, आधार मेरा गलत होता, सोर्सेज गलत होते, नॉलेज गलत होती है, तो मैं गलत जवाब देता। आ रही बात समझ में? तो ये फंडा समझ में आ गया। यहाँ पे क्या क्या निकल के आ रही चीजें? एक तो ये निकल के आ रहा है
एक ये निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है और ये निकल के आ रहा है। एक बार मैं चेक कर लूं कि मेरे इस पे सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। हाँ, सब बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर, राइट। अब ऊपर का बेटा आया तो अब मैं रेड में लिखने का प्रयास करता हूँ। ये सब लिखा हुआ है, मैं बाकी हटाया था, यहाँ से हटा दे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन डी, प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एच पी एच और प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन डेटा पी, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी आपकी आ गई इस तरीके से, ठीक है। ये बाकी मैं ये भी मिटा देता हूँ, डेटा ये सब, ठीक है, ये सब मिटा दिया, सब मिटा दिया। अच्छा, फर्क है बच्चों, अगर यहाँ लिखना और मेरा आईपैड पे लिखने में बहुत फर्क है। आईपैड में नीचे देख के मैं स्क्रीन पे देख के देख सकता हूँ कि मैं क्या लिख रहा हूँ क्या नहीं लिख रहा, लेकिन यहाँ पर मुझे इस स्क्रीन पे देखना पड़ रहा है कैसे लिखना है। हालांकि वो बहुत महंगे आते हैं, पैसा नहीं है भाई, काटे में जा रहा हूँ मैं। अच्छा सुनो, तो अब क्या बना, ये चीज़ क्या बनी, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कैसे निकली, पी एच ओवर डी कैसे निकला, इक्वल्स टू, अब ध्यान रखना पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, ध्यान रखना। प्रायर प्रोबेबिलिटी किसकी, सॉरी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसकी, डेटा ऑब्जर्व करने की, जब मेरे नॉलेज मेरे पास हो, उस कंडीशन में जब मेरा एच होल्ड कर रहा है, जब ये सही है तब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, इसे कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो पी डी ओवर एच, ठीक है, मल्टीप्लाइड किसका, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस, क्योंकि इसको सही होना है तो इसके साथ मेरा मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई कब होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड कब होता है, जब मुझे किसी प्रोबेबिलिटी का साथ चाहिए कि अगर मेरा हाइपोथेसिस सही हो तो ही मेरा ऑब्जर्व डेटा सही बनेगा, ये ऑब्जर्व डेटा की पुष्टि होगी। तो वो कैसे होगा, जिसका साथ चाहिए उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, जिसको साथ नहीं चाहिए अगर तू अलग हो जा, तेरे विपरीत काम करूंगा, वो डिवाइड हो जाएगा पी ऑफ डी। सिंपल। मुझे किस पे फोकस करना है, मुझे फोकस करना है किस पे, मुझे फोकस करना है एच पे, मुझे इस पे फोकस करना है, क्या मेरी हाइपोथेसिस सही है कि नहीं। डेटा चेंज हो सकता है यार, डेटा में और गैदर करूंगा। अभी मैंने 50 लोग का डेटा लिया है, 10 लोग थे सपोज, 10 लोग का डेटा देख के मैंने बोला कि 50 के ऊपर की उम्र है कि नहीं है, फिर मैं लूंगा 20 लोग का डेटा, फिर मैं 50 लोग का डेटा लूंगा, फिर मैं 100 लोग का डेटा लूंगा, तो मेरा जो एन है, मेरा सैंपल साइज है, वो बढ़ता जाएगा। टू प्रूव कि मेरा एच जो है कि एज जो हाइपोथेसिस है वो 50 से ऊपर एज है लोगों की, यहाँ पे सोसाइटी में रहे हुए लोगों की 50 से ज़्यादा की उम्र, वो सैंपल साइज पे डिपेंड करता है। वो मैं बढ़ाऊंगा तो जो मेरा डेटा है, डेटा साइज है, वो बढ़ेगा, वो चेंज होगा, ठीक है। तभी उस पर डिपेंडेंट नहीं है, मेरा डिपेंड किस पे काम बन रहा है, मेरी बात बन रही है हाइपोथेसिस पे बात बन रही है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। ओके, बाकी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी। एक निकलता है मैक्सिमम ए पोस्टीरियरोई मैप हाइपोथेसिस निकलती है, वो मैं नहीं कराने वाला। सिंपल हम चलते हैं बेसियन नेटवर्क्स पे चलते हैं, ठीक है। ओके, अब बेसियन नेटवर्क्स होते क्या है, ठीक है। बेसियन नेटवर्क्स, अब बेसियन नेटवर्क्स में हमारे पास इसको हम एक चीज़ और कहते हैं, बेसियन बिलीफ नेटवर्क भी कहते हैं। यहाँ पे एक शब्द जुड़ता है हमारा बिलीव, हमें बिलीफ है, हमारा बिलीफ है, बिलीव मतलब BBN, बेसियन बिलीफ। देखो दोबारा लिख रहा हूं अच्छे से, नेटवर्क्स, ठीक है। अब ये प्रोबेबिलिस्टिक क्या है, ग्राफिकल मॉडल है, मतलब चार्ट बनेगा, ग्राफ बनेगा। ग्राफ मतलब सिर्फ वही नहीं होता, स्कैटर प्लॉट्स नहीं, ग्राफ बनेगा आपका उस तरीके से वर्टिसेस और एजेस का, ठीक है, वो वाला ग्राफ मॉडल बनेगा, जिसमें आपका डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ बनेगा, जिसे हम कहते हैं डैग, ठीक है। इसके माध्यम से बनेगा, ठीक है, बाय द यूज ऑफ दिस, इसकी मदद से बनेगा। एग्जांपल देखते हैं सीधा। ओ
एग्जाम्पल में देखते हैं, सिंपल है। मेरे पास एक है हाँ, ये बनाया, ये बनाया और ये बनाया, ठीक है। अब देखना मैं क्या कर रहा हूं। पहले डब्बे मैंने लिखा यहाँ पर स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर, रेन और ग्रास वेट, घास गीली हो गई। रेन, स्प्रिंकलर जब चलता है तो रेन की तरह लगता है, तो ऐसा लगता है अगर बारिश हो रही है। स्प्रिंकलर से भी आपका मतलब रेन के दौरान भी स्प्रिंकलर चल सकता है, और दोनों से घास गीली होगी, राइट। देखो मैं इसको येलो करके मैं कर देता हूं, ठीक है। देखो मैं इस तरह से मैंने इसको देखो कैसे कलरिंग कर दी। ये मैं कट वट कुछ नहीं करूंगा, डायरेक्ट वीडियो, आज रॉ वीडियो अपलोड होगी इसीलिए। अगर बीच में इंट्रो लगाना है इंट्रो लगा दूंगा बस, बट इंट्रो देके भाग मत जाना, इंट्रो लगाता हूँ तुम लोग निकल जाते हो सच में, ओके। ऐसा ना करो भाई, ओके। स्प्रिंकलर, रेन और ग्रास वेट, ठीक है, ये रिलेशनशिप है। अब पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी क्या हुई? पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, सॉरी प्रायर प्रोबेबिलिटी पहले देखे, पहले प्रायर देखे थे अपन ने। प्रायर प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रायर प्रोबेबिलिटी कौन कौन सी, जैसे P ऑफ रेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन, बारिश आने की संभावना कितनी है, ठीक है। कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि स्प्रिंकलर तब चालू होगा कि नहीं होगा जब रेन हो रही है, तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या बनी? कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या बनी? P ऑफ स्प्रिंकलर के स्प्रिंकलर के चालू होने की संभावना जब बारिश हो रही हो कितनी है, ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। और जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन ये आपके बन सकते हैं कि जब मेरा P है, ग्रास वेट है, P ऑफ ग्रास वेट, गीली घास होने की संभावना, स्प्रिंकलर होने की संभावना, स्प्रिंकलर चलने की संभावना और बारिश की संभावना, इन तीनों फैक्टर्स का आपस में कैसे जुड़ा है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गीली घास से, आज ओस की बात आ रही थी, राइट, मैच में ओस की बात आ रही थी। गीली घास का होना जब रेन हो, गीली घास होने की संभावना जब बारिश हो रही हो तब, ठीक है। बारिश हो रही हो या स्प्रिंकलर हो, दोनों, कॉमा स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर, ठीक है। प्लस एडिशन, प्रोबेबिलिटी ऐड हो रही है, ये तो है एंड, ऐड का मतलब हो गया एंड, और क्या, और किसकी प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ स्प्रिंकलर व्हेन रेन इज हैपनिंग, जब बारिश हो रही हो, इनटू साथ किसका चाहिए मुझे? P ऑफ रेन, बारिश की प्रोबेबिलिटी के साथ साथ। ये हो गया मेरा जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ये क्या हो गया मेरा? जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ठीक है। अब इन तीनों के हम यहाँ पर हमारे पास सपोज करें डेटा हमारे पास आ गए, मैं मिटा दूं वापस। वैसे बिलीफ नेटवर्क डाटा डे साइकिल का बनता है, ये भी बन जाता है। अब इनको मैं वापस मिटा देता हूं। ये सारे चीज तो गीक्स पे दे रखा है, GFG पे दे रखा है, तो परेशान मत हो, सारे नोट्स हैं, पढ़ना सीख लो, खुद सर्च करना सीख लो, ठीक है। तो मुझे बताया ना क्या सर्च करो, तो मैं बता दूंगा हाँ बेटा सीख पढ़। अब देखो ध्यान से, ये डायग्राम मेरे पास है। अब इसमें हमारे पास
स्प्रिंकलर किस पे डिपेंडेंट है? रेन होने पे डिपेंडेंट है। स्प्रिंकलर कर रहा हूं मैं, स्प्रिंकलर, ठीक है। टी और एफ, ट्रू या फॉल्स? रेन ट्रू या फॉल्स, ठीक है। जब रेन ट्रू है और स्प्रिंकलर भी ट्रू है, मतलब दोनों चालू हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 0.4। ऐसा 40% हुआ है, 10 में से 4 बार, ठीक है। और ना होने की 0.6, 1 से माइनस कर दो। सिमिलरली स्प्रिंकलर, जब मेरा उल्टा तो नहीं कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया इसको, मैंने उल्टा करना, एफ और टी कर। जब रेन मेरा नहीं है, स्प्रिंकलर चालू है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है मेरी 0.4। जो स्प्रिंकलर मेरा फॉल्स है और रेन भी फॉल्स है, रेन भी नहीं हो रही, तो 0.6 है, ठीक है। और जब मेरा ट्रू है, जब रेन भी ट्रू है, स्प्रिंकलर भी ट्रू है, दोनों, उन दोनों होने की जो संभावना है वो 0.01% है, 0.01 हो गया। और 0.99 संभावना ये है कि रेन हो रही है, स्प्रिंकलर चालू नहीं है, ठीक है। मतलब 99% ये बात कह रही है, 99% की प्रोबेबिलिटी है, क्या कह रही है कि मेरा स्प्रिंकलर बंद होना चाहिए जब मेरा रेन है। हर बार तो यही होता है, पर कभी कभार ऐसा भी हो जाता है ऊपर वाला, जब रेन नहीं हो रही। रेन नहीं होने के केस में स्प्रिंकलर चालू है कि नहीं है वो उस पर डिपेंड करता है। तो बहुत ही कम चांसेस स्प्रिंकलर चालू हो जब बारिश नहीं हो रही है, मतलब सूखे का मौसम चल रहा है, स्प्रिंकलर चालू नहीं है, तो उसकी 40% प्रोबेबिलिटी है चालू होने की, और नहीं होने की ज़्यादा है, तो घास गिल होने की संभावना कम है उस केस में। लेकिन यहाँ पे घास गिली अवश्य रहेगी रेन ट्रू के केस में। अब क्योंकि रेन डिपेंड कर रहा है स्प्रिंकलर के ऊपर, ठीक है। अब रेन का देखते हैं। रेन की बात सिंपल 2 चीजों में आ रही है, ट्रू हो गया फॉल्स, रेन बारिश है कि नहीं है। कि बारिश किसी पे डिपेंडेंट है, लेकिन स्प्रिंकलर बारिश पे डिपेंडेंट है, स्प्रिंकलर बारिश पे डिपेंडेंट है, और ग्रास वेट होना दोनों पे डिपेंडेंट है। ग्रास वेट दोनों पे डिपेंडेंट है, स्प्रिंकलर और बारिश के ऊपर। तो रेन बारिश होने की संभावना 0.2 है, मतलब 20% है, और ना होने की संभावना है 80%, करीब 0.8, ठीक है। अब ग्रास वेट के निकाल कर देखते हैं। ग्रास वेट दोनों पर डिपेंड कर रहा है, स्प्रिंकलर, रेन, सब पे। तो स्प्रिंकलर और रेन ट्रुथ टेबल से बन रही है भाई, और क्या बन रही है, ठीक है, दोनों की। अब 2 वेरिएबल है तो उसमें क्या क्या बनता है, एफ से निकालो, 0 1 0 करके निकालो, एफ टी, ये पढ़ा होगा डीएसटी में, एफ टी, ठीक है। 2 वेरिएबल का ऐसे हो गया। ग्रास वेट, गीली घास होने की संभावना ट्रू या फॉल्स, कितनी ट्रू है कितनी फॉल्स, टी या एफ। अब जब दोनों नहीं है, स्प्रिंकलर और बारिश दोनों नहीं हो रही है, तो गीली घास होने की जो संभावना है वो ना के बराबर है 0.0, और फॉल्स 1.0। क्लियर? जब स्प्रिंकलर चालू नहीं है लेकिन बारिश हो रही है तो घास गीली होगी, बिल्कुल होगी। तो उसकी संभावना कितनी है, 0.8 पर है, और ना होने की 0.2, क्योंकि स्प्रिंकलर चालू नहीं है। हो सकता है कुछ घास गीली रह गई, या ऑलरेडी गीली होगी, या कम गीली होगी, ठीक है। फिर स्प्रिंकलर चालू है पर बारिश नहीं है, ठीक है, स्प्रिंकलर है बारिश नहीं है, तो 0.9, क्योंकि ये देख रहे हो यहाँ पर 0.9 और इसके आगे 0.1, ठीक है। दोनों चालू है, बारिश भी हो रही है, स्प्रिंकलर भी चालू है, तो गीली घास होने के तो और चांसेस है 0.99। अच्छा 1.0 क्यों नहीं हुआ, 1.0 बहुत मुश्किल होता है भाई, ठीक है। 0.01 ये सिर्फ डेटा दे रखा है। अब इस डेटा के हिसाब से मैं एक नेटवर्क तैयार कर सकता हूं। तो ये जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है वो टेबल फॉर्म में डिस्क्राइब कर दिया गया आपका इस तरीके से। अब यहां पर एक चीज बात आती है, अब इसमें एक और चीज हम जोड़ सकते हैं, क्लाउडी है कि नहीं है, अब वो जुड़ जाएगा। और अब क्लाउडी पे डिपेंड करेगा मेरा, क्लाउडी फॉल्स है, क्लाउडी ट्रू है, ठीक है। दोनों की 0.5 क्लाउडी है कि नहीं है, 50% प्रोबेबिलिटी, ठीक है।
रेन की देखें, रेन का क्लाउड पे क्या फर्क पड़ेगा, सी, एफ और टी, ठीक है। जब रेन फॉल्स हो, प्रोबेबिलिटी व्हेन रेन इज ट्रू, वो चीज निकालें, वो आपके निकलेगी 0.4, 0.2, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है आपका 0.2 और 0.8, इस तरीके से, ये सॉरी 0.8 आई, ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही आपका स्प्रिंकलर के केस में देखो, क्लाउड होने पे, जब क्लाउडी है कि नहीं है, क्लाउड नहीं है, क्लाउड है, क्लाउडी है नहीं है, क्लाउड है। स्प्रिंकलर चालू है कि स्प्रिंकलर चालू नहीं है, स्प्रिंकलर चालू है, ठीक है। जब क्लाउड नहीं है तो दोनों के होने की संभावना 50-50% है कि यार स्प्रिंकलर चालू हो या ना हो, ठीक है। आधे समय होगा, आधे समय नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब क्लाउडी है, क्योंकि क्लाउडी नहीं है इसका मतलब बारिश हो रही है, क्लाउडी नहीं है मतलब बादल नहीं है, तो इसमें जब क्लाउडी है मतलब बारिश होने की संभावना ज्यादा है, तो उसमें हमारे पास स्प्रिंकलर चालू होने की संभावना भी ज्यादा है, 0.9 और 0.1, ठीक है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी बात आएगी, एस और आर कर दिया, देखो शॉर्ट में कर दिया एस आर, और सेम चीज हमारे पास यहाँ पर आ गई, स्प्रिंकलर में बराबर एफ टी ऐसे कर दिया मैंने, और एफ टी ऐसे कर दिया, और यहाँ पे मेरे पास फर्क आ गया इधर का, P when grass is wet not wet and P is grass is wet true, ठीक है। जब दोनों नहीं है तो मेरे पास यहाँ पर आ गया 1.0, ग्रास ना वेट नहीं है, उल्टा कर दिया था मैंने, देखो इसको तभी उल्टा ऐसा लिखा था। फिर TF 0.1, जब स्प्रिंकलर चालू है लेकिन बारिश नहीं है तो ग्रास वेट होने की संभावना फॉल्स, स्प्रिंकलर चालू है तो ट्रू रहेगा, ग्रास गीली रहेगी तो वाटर वेट इज ट्रू, उसकी संभावना 0.9 है। ऐसे ही इसका भी होगा, जब बारिश हो रही है तब भी मेरी संभावना सेम रहेगी एग्जैक्टली, और जब दोनों ट्रू है तो और ज्यादा रहेगी, तो प्रोबेबिलिटी इसकी और कम हो गई, इसकी 0.99 हो गई। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गए। ये जो मैं बना रहा हूँ ये आपका बेसिस बिलीफ नेटवर्क ही बन रहा है, नेटवर्क बन रहा है, और हर नेटवर्क में जो हर एक नोड है उसके हिसाब से मेरा बन रहा है। तो ये क्लाउड का मैंने एक्स्ट्रा जोड़ा, क्लाउड का मैं यहाँ पे कलर वो ये कर देता हूँ, क्लाउड का कलर मेरा ये सेम नोड का कलर इस तरह से बन गया। तो क्लाउड का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, स्प्रिंकलर का, रेन का और ग्रास वेट का, ठीक है, इनके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं और इस तरह से दर्शाया जाता है, इसे कहते हैं बेसिस बिलीफ नेटवर्क, ठीक है। अब बात करते हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन की, SVM, ठीक है। सपोर्ट वेक्टर मशीन की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे कर्नल मेथड्स भी हमारे पास आते हैं। मैं कर्नल मेथड में ज्यादा नहीं जाऊंगा, मैं आपको सिर्फ अभी बेसिक्स बताता हूँ SVM का फंडा क्या है। लीनियर रिग्रेशन से थोड़ा अलग से है, ठीक है, लीनियर रिग्रेशन में आपका अलग से आता है, बताता हूँ। ओके, पहली बात वो रिग्रेशन में आता है, ये आता है बाइनरी क्लासिफिकेशन। पहली बात हमेशा आती है बाइनरी क्लासिफिकेशन, दो चीजों में क्लासिफाई करना, ठीक है, इनकी बात आती है। तो अब जैसे एक आता है लीनियर सेपरेबल आती है बात हमारी, मैं आपको बताता हूँ लीनियर सेपरेबल का एक मेरे पास बहुत अच्छा वो बना हुआ है, लेट मी गैदर दैट, जो लीनियरली सेपरेबल, करते हैं यहां पर हम करते हैं पेस्ट, यस, ये देख पा रहे हो? हाँ मैया, हाँ 2 मिनट रुक जा, इसको मैं छोटा करने का प्रयास कर रहा हूं। ओके गाइस, ये छोटा नहीं हो सकता, ओके चलिए, ओके देख, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान से चीज देख पा रहे हो, है ना। यहाँ पे क्या है, अगर मेरे डेटा पॉइंट्स 2 भागों में बट सकते हैं, या तो इस तरीके से एक लाइन के द्वारा,
ठीक है, या इस लाइन के द्वारा, या इस तरीके से पढ़ सकते हैं। लीनियर, नॉन लीनियर, मतलब ये हो गया मेरा लीनियर, ये हो गया मेरा नॉन लीनियर। बस इस लीनियर और नॉन लीनियर मेथड्स की आपके होते हैं कर्नल मेथड्स। कैसे आप उसको अलग करेंगे, डेटा पॉइंट्स को क्लासिफाई करना। एक चीज और आपको दिखाता हूं, जैसे देखो मैं आपको ये एक पिक्चर है मेरे पास बहुत बढ़िया, उसका मैं आपको पोस्ट करके दिखाता हूं। ओके, आ गया। अब जब बच्चे इसको देख के बताइए मुझे, एवरीवन प्लीज टू फाइंड आउट दिस। आई थिंक अभी इसको हिल नहीं पाता ये। चलो, विच वन इज लीनियरली सेपरेबल, इनमें से कौन सा है? एक सेट आपका देख रहे हो ये चीज, दूसरा सेट और तीसरा सेट। बताओ आंसर में, बताओ मुझे इस समय, इस टाइम स्टैम्प को कोड करके बताना। सेट 1 सेपरेबल है लीनियरली, सेट 2 है, ये सेट 3 है। सेट 2 मेरा कुछ इस तरह से हो सकता है, क्योंकि कुछ डेटा पॉइंट्स मेरे ऐसे हैं, इस तरीके से होगा सेपरेबल। एक डेटा पॉइंट आपका अलग से होगा यहाँ पर। तो 2 हिस्से करने हैं मुझे, ठीक है। ये तो इससे हो नहीं पाएंगे, ये ऐसे हो रहा है देखो इस तरीके से, ये अलग अलग घूम घाम के ऐसे करना पड़ेगा, इसमें से निकालना पड़ेगा मुझे। कैसे करूँगा हिस्से? तो मेजर हिस्सा ऐसे बनेगा। तो कुछ डेटा पॉइंट आपके ये चल जाएंगे, कुछ ये आपके आ जाएंगे यहाँ पर। तो रेड वाले पोर्शन कुछ ब्लू में चले गए, लेकिन यहाँ पर क्लियरली है। तो जो मेरा सेट 2 है, राइट, ये लीनियरली सेपरेबल है, तो इसे हम कहते हैं लीनियर सेपरेबल होना। तो ये आपकी बात आती है। जो ये लाइन जो बन रही है हमारी, इसे मैं कहूंगा वेक्टर मशीन। ये वेक्टर है, डायरेक्शन है, वेक्टर है, लाइन बन रही है, ठीक है। अब ऐसी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो सपोर्ट लेकर कर रही है। सपोर्ट क्या है? सपोर्ट वेक्टर का मतलब क्या होगा? ये पॉइंट्स, ये जो पॉइंट देख रहे हैं ना बच्चे, ये पॉइंट्स, किन पॉइंट्स के आधार पे मैं कहूँ, जैसे मतलब ये पॉइंट यहाँ पर जो है, राइट, ये पॉइंट यहाँ पर है, ये सबसे पास में इस लाइन के, इनके आधार पे मैंने बता दिया कि भैया तो ये ब्लू वाला इसका हिस्सा है, ये रेड वाला इसका हिस्सा है। तो ये पॉइंट्स मेरे क्या कहलाए? ये कहलाए सपोर्ट वेक्टर। क्या कहलाए मेरे ये दोनों? ये क्या कहलाए? सपोर्ट वेक्टर्स, ठीक है। ये कहलाए सपोर्ट वेक्टर्स। मैं एक बार चेक कर लूं, मेरा दिख रहा है ना? हाँ, क्लियर है, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको और दिखाने का प्रयास करता हूँ। एसवीएम का वो जिफ है क्या मेरे पास? एक मिनट बच्चों, मैं आप लोग को दिखा भी रहा हूँ। ओके, बढ़िया है मेरे पास। अब पहले तो मैं आपको एक जिफ दिखाऊं, ये वाली। ये देखिए, अब ये जैसे आपको दिख रहा है ये, राइट, मैं आपको ये दिखाता हूँ। देखिए 2 पॉइंट्स है, देखो इनके बीच में, देखो ये क्या है, देखो लाइन मेरी मूव कर रही है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो एरो आपको दिख रहा होगा। क्लियर दिख रहा है बच्चों? एक बार मैं फिर भी अपने एंड से चेक कर लेता हूँ, क्लियर दिख रहा है, नहीं दिख रहा? हाँ, क्लियर दिखना चाहिए, ठीक है। इसको मैं और एक्सपैंड कर देता हूँ। ओके, वो ऐड आते रहते हैं, ऐड को हटा देते हैं। अब देखो ध्यान से, देखो ऐसे मूव कर रहा है ना ये, ठीक है। हाउ कैन बी फाइंड सेपरेटिंग हाइपर प्लेन? इसको हम जो लाइन को हम कहते हैं, लाइन एक्चुअल में ये हाइपर प्लेन है, ठीक है। अगर मेरा ये 2D है तो लाइन बनेगी, 3D है, 3 क्लासिफिकेशन करनी है, 3 में से करना है तो 2D हाइपर प्लेन बनेगा, 4 डायमेंशंस में करना है तो 3D हाइपर प्लेन बनेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो अब जैसे इसको भी क्या देखो, जैसे देख रहे हो ये सब, तो जो नियरेस्ट पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना बच्चे, ये नियरेस्ट पॉइंट्स जो दिख रहे हैं वो सपोर्ट वेक्टर्स कहते हैं। जैसे आपको ये दिखाता हूँ, देखो कैसे निकाला जाता है आपका, ये आपका डिस्टेंस हो गया a, फिर x, इस तरीके से। टिप ऑफ द x एरो इज द पॉइंट इन क्वेश्चन। द टिप ऑफ x एरो है, ये पॉइंट इन क्वेश्चन है। उसका जो a है वो डॉट प्रोडक्ट है,
and b is the distance. b is the distance from x to hyperplane L defined by w. ठीक है, इस तरह से। और मैं आपको चीज़ और दिखाता हूँ, इसमें एक वो था, जैसे देखो ये एक ये देखो ये निकल रहा है आपका 2.2 4.8, ये आपका कुछ नंबर्स निकल रहा है। रिप्रेजेंट द ट्रू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द हाइपरप्लेन। ट्रू डिस्टेंस एक्स के हिसाब से डिस्टेंस कितना है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है। ठीक है, तो उनको राउंड कर दे 4.8 का, ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ डब्ल्यू इज 2.2, इनवर्स इसका होगा 0.46, और इंडीड 2.2 कैसे निकला 4.8 इंटू 0.46। इसको हम करके देखेंगे, यहाँ पर बताऊंगा। देखो ये देख रहे हो यहाँ पर। अच्छा, ये जो आप साइड में चीजें देख रहे हो ना बच्चे, ये है मार्जिन। मार्जिन जितना कम होगा, आप देख रहे हो यहाँ पर वैल्यूज देख रहे हो कैसे चेंज हो रही है मेरी। मार्जिन कम होना चाहिए मेरा, जितना कम मार्जिन मतलब जितना कम मार्जिन होगा उतना से, जितना उसमें होगा गुंजाइश जितनी होगी उतना कम हमारा बढ़िया रहेगा। देखो क्या लिखा रहा है यहाँ पर, देखा ऑप्टिमम विल हैव द ब्लू लाइंस टचिंग द ट्रेनिंग पॉइंट ऑन ईच साइड। तो मेरा जो मार्जिन है वो ट्रेनिंग पॉइंट ईच साइड, देखो आप देखो यहाँ पर माइनस कम होता जा रहा है। जितना ज्यादा बड़ा होता जाएगा, जितना पॉइंट्स को टच करेगा, उतनी प्रोबेबिलिटी मेरी 1 के बराबर रहेगी। ठीक है, उन पॉइंट्स को टच करने वाली। देख रहे हो यहाँ पर, देखो ध्यान से देखो, ये मेरे ब्लू लाइंस मेरी देखो दोनों डेटा पॉइंट्स को टच कर रही है, ग्रीन वाले को भी टच कर रही है, इसको भी टच कर रही है। देख रहे हो, मैंने देखो यहाँ पर पॉज कर दूंगा मैं, यहाँ दिख जाएगा इंडेक्स पे आ गया। ठीक है, ये आपका जिप एक बन गया। और मैं आपको जिप दिखाना चाहता था, आ जाओ भैया, मार्जिन कैसे सेट हो रहा है देखो, ये दिखाता हूँ। ये लिंक्डइन पे एक ने शेयर किया था, ये देखो क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा, आई डोंट नो, अटक रहा है थोड़ा। हाँ ये देख, इस तरह से मैं मैथमेटिक्स के ऊपर नहीं जा रहा, सीधे बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे मार्जिन कैसे बन रहा है। तो मार्जिन आपका देखो ये बीच में मार्जिन 1, मार्जिन 2, मार्जिन 3, मार्जिन 1। ठीक है, दिख रहा है क्लियर। फिर मार्जिन 2 और मार्जिन 3, 3 तरह के मार्जिन, 3 तरह के लाइंस हैं इस तरीके से। और लाइन मेरी जो कर सकती है वो अलग कर सकती है, या तो ऐसे कर सकती है, ऐसे करेगी, ऐसे करेगी। इनमें से कौन सी बेस्ट फिट लाइन है, बस वही लीनियर रिग्रेशन जैसे ही बात आ गई, 2 के बीच क्लासिफाई करना। और रिग्रेशन होगा, रिग्रेशन में हम निकालते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, क्या मैक्सिमा जा रहे हैं, मिनिमम जा रहे हैं, जैसे भी जा रहे हैं, वो हम देखने का प्रयास करते हैं। तो ये हो गया मेरा क्या SVM। ठीक है, सीधा बढ़ता हूँ मैं आगे। ओके, हाँ ओके देन, ये बहुत सारी चीजें आती है इसके अंदर, उसको मैं ज्यादा कवर नहीं करूंगा, मैं सीधा आगे बढ़ जाता हूँ। कर्नल वर्नल में कवर नहीं कर, टाइम सीरीज में अभी कवर नहीं करा। टाइम सीरीज के लिए काफ़ी चीज़ चाहिए, रूल इंडक्शन भी चाहिए काफ़ी। मैं सीधा आपको ले चलूँगा, सीधा न्यूरल नेटवर्क्स का ले चलता हूँ। न्यूरल नेटवर्क्स का आपको मैं दिखाया था, रुको मेरा नोटेबिलिटी कहाँ गया, यस, इसको मैं शो डेस्कटॉप पर देता हूँ। ओके, ओपन हो जाएगा नोटेबिलिटी, फिर उसमें आपको दिखाता हूँ। मैंने ऑलरेडी डीप लर्निंग का मैंने बना रखा है, तो मैं आपको वही दिखाता हूँ, इंट्रोडक्शन टू डीप लर्निंग। आजा भाई आजा, इसको हटाया जाए, इसको बड़ा किया जाए। आप देखो ध्यान से, आई थिंक अभी अच्छे से दिख भी जाएगा। इंट्रोडक्शन टू डीप लर्निंग, तो सिंपल ये मैंने कवर किया हुआ, डीप लर्निंग के पहले वीडियो में कवर किया हुआ है, जो जाके देख लेना। अगर देखना है वीडियो का तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे उसका जो थंबनेल था डीप लर्निंग का मेरे पास, एक मिनट होल्ड ऑन बच्चे, मैं अब उसको भी यहाँ लगा देता हूँ थंबनेल को। यस, awesome prompts. इंसर्टिंग आइटम, देखते आइटम इंसर्ट हुई कि नहीं हुई। वीडियो डालूं जरा, इसमें आ सकती है वीडियो, नहीं इधर रिकॉर्डिंग का है, हटा दें इसको रिकॉर्डिंग।
रिकॉर्डिंग्स। ओके देन एक बार मैं चेक कर लूँ मैंने कहाँ अपलोड किया है इसको। ओके इंसर्टिंग नहीं हो रहा, एक मिनट बच्चों, मैं आपको दिखाई देता हूँ ना, सिंपल मैं चैनल पे दिखाई देता हूँ आपको, मैं जाके यूट्यूब स्टूडियो पे चल जाता हूँ सीधा और आपको मैं फटाफट दिखाता हूँ। 9127 हो गया। डीप लर्निंग होल्ड ऑन, यस दिस वन, इसको डाउनलोड, कॉपी, हाँ राइट। तो जो नहीं देखा इस वीडियो में मैंने बताया है, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर इसको, राइट देखो। तो गो वॉच दिस वीडियो, इस वीडियो को जाकर देख लो, इस पर डीप लर्निंग के बारे में मैंने हिंदी भाषा में समझाया हुआ, ठीक यही एग्जैक्टली थंबनेल है। तो ये सब मैंने कवर कर दिया है, तो मैं सीधा आगे बढ़ता हूँ इसमें। और कैप्शन कुप्शन क्यों आ रहा है भैया, मेरे पास टेक्स्ट नहीं आना चाहिए, नो टेक्स्ट अलाउड। अच्छा ओके, सीधा बढ़ता हूँ मैं आपका न्यूरल नेटवर्क्स पे, ठीक है। तो सबसे पहले बात हमारे न्यूरल नेटवर्क से कुछ इस प्रकार से आती है, यहाँ पर मैं प्रयास करता हूँ, वो चाहिए मुझे, पॉइंटर चाहिए, यस आई नीड पॉइंटर। इसको मैं एडिट रिकॉर्डिंग्स पे डिलीट और तो दिए डिलीट, ओके। अगर आप ध्यान दे रहे हो यहाँ पर एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन, ये बायोलॉजिकल न्यूरॉन है, इसमें आपका डेंड्राइट्स है, इसके अंदर आपका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस आपका इसके बाद हमारा ये सेल बॉडी स्टार्ट होती है एक्सियम, ठीक है, सेल बॉडी हमारी ये रही सोमा, और यहाँ पर एक्सॉन टर्मिनल्स हैं। ये हमारा बायोलॉजिकल न्यूरॉन का फंडा है। ये हो गया हमारा आर्टिफिशियल न्यूरॉन। अब सिंपल सा फंडा यहाँ पर आपकी इनपुट और आउटपुट, और इनके बीच में एक फंक्शन लगता है। किस फंक्शन के आधार पे मैं इनपुट को किसी आउटपुट के तहत में लेकर आऊं, तो एक मैथमेटिकल मॉडल बनाने का प्रयास कर रहा हूं किसी बायोलॉजिकल न्यूरॉन का, ठीक है। तो ऐसे बने भी है। तो 1940s में आपका एआई का बर्थ हो गया था, 1940, ठीक है। और उसमें आर्टिफिशियल न्यूरॉन मैकॉलॉक पिट्स मॉडल मैंने बताया था, ठीक है। ये शायद मैंने कवर किया है, आई डोंट नो, चेक कर लेना एक बार, नहीं किया तो मैं बता देता हूँ। सिंपल सा है, ये एक मॉडल है, मॉडल में आपका सिग्मा लगा हुआ है और एक थीटा लगा हुआ है। बताऊंगा थीटा क्या होता है। x1, x2 और xn ये इनपुट्स है। xi जो मेरा, इनकी दो स्टेट्स अब है, एक एक्साइटेटरी और एक इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी मतलब वन, एक्साइटेशन एक्साइटेटरी, और इनहिबिटेशन मतलब बाय डिफॉल्ट किस में रहेगा, 0 में रहेगा। एक्साइटेशन होगा तो 1 रहेगा, ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है, जो मेरा a है यहाँ पर, a मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। a इज एन एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। वो क्या बन रहा है आपका x1 प्लस x2 अप टू xn, मतलब क्या सबका सम बन रहा है, ठीक है। अब कंडीशन ये है, कंडीशन क्या है, किस पे बेस्ड है, थीटा पे। थीटा में होगा थ्रेशोल्ड, देखो मैं यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्टिवेशन फंक्शन किस पे बेस्ड हो रहा है, थ्रेशोल्डिंग लॉजिक पे, मतलब थीटा पे। अब y की वैल्यू मेरी, अंत में वैल्यू मेरी 1 आएगी, y की वैल्यू 1 होगी जब मेरा एज की वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा। कोई भी नंबर हो सकता है, थीटा कोई भी एक नंबर हो सकता है, उस थीटा के ऊपर मेरी वैल्यू, उस पर डिपेंड करेगा y की वैल्यू मेरी क्या निकल के आएगी। जब होगा, जब थीटा से बिलो होगी a की वैल्यू, मतलब सभी इनपुट्स का समेशन अगर मेरा थीटा से कम हुआ, किसी थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम हुआ, आगे बताऊंगा थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होती है, तो आउटपुट मेरा क्या कर दो, 0 कर दो। अब समझने का प्रयास करते। ये मॉडल का बना था आपका 1943 में। इसके इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू हो गए थे बुलियन फंक्शन में। कई सारे बुलियन फंक्शन आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। क्या बुलियन फंक्शन है हमारे, देखते हैं। पहला आ गया लॉजिकल एंड, x1 x2। अब एंड फंक्शन क्या होता है भाई, सीधी सी बात है भाई, x1 दोनों 0 रहेंगे तो आउटपुट 0 आएगा, कोई भी एक 1 होगा तो, कोई भी मतलब दोनों 1 होने पड़ेंगे, कोई भी एक 0 हुआ तो सब 0 हो जाएगा, दोनों 1 होंगे तो मेरा आउटपुट 1 आएगा। दोनों सही होंगे, दो एंड कंडीशन में दोनों कंडीशन सही होंगी, ट्रू होंगी, तभी मेरा आउटपुट ट्रू आएगा। नहीं तो अगर एक भी फॉल्स हुई, एक भी 0 हुआ तो मेरा आउटपुट नहीं आएगा। तो मुझे क्या करना है, a क्या हो गया मेरा, x1 प्लस x2। अगर दोनों x1 x2 की वैल्यू मिला के 2 आती है, x1 और x2 की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा या 2 के बराबर आती है, तो y की वैल्यू क्या होगी मेरी, 1। अगर ऐसा नहीं होता, 2 से कम रहती है, 0 होती है या 1 होती है, इस केस में x1 x2 क्या है, 0।
इस केस में, दोनों केस में क्या है, x1 और x2 1, तो मेरा क्या आ गया वैल्यू y इक्वल टू 0। तो मेरा थीटा क्या बन गया यहाँ पर, मेरा थीटा बन गया 2, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या बनाना था, लॉजिकल एंड फंक्शन। ऐसे ही लॉजिकल और फंक्शन बनाया जा सकता है। लॉजिकल और में क्या करना पड़ेगा कि मेरी अगर वैल्यू x1 और x2 मिला के एक या एक से ज़्यादा है, मतलब एटलीस्ट एक 1 तो है ना, 1 या 1 से ज़्यादा है x1 और x2, तो क्या होगा मेरा y इक्वल टू 1 या अथवा y इक्वल टू 0। अब आप ये मत समझना कि ये बाइनरी में है, इसको ट्रू और फॉल्स में 0 1 मैंने नंबर दिया है इसको, ठीक है। तो नॉन जीरो नंबर जो होता है, नॉन जीरो इज ऑलवेज नॉन जीरो, नॉन जीरो आप कुछ भी दे सकते हो, और जीरो मतलब फॉल्स होता है, ठीक है। ऐसे ही फिर आगे एंड विद इनिबिशन। अब जो एक इनपुट मैंने x2 को क्या कर दिया, इनिबिटरी कर दिया, ये फायर तभी करेगा, न्यूरॉन तभी फायर करेगा जब मेरा 0 होगा, ये x2 0 होगा, ठीक है। देखो तो हमारा इफ x2 इक्वल टू 0, तो x2 जब 0 है तब y इक्वल टू 1, जब a की वैल्यू मेरी 1 से ज्यादा होगी, 1 से कम हुई a की वैल्यू, y इक्वल टू 0 एंड मेरा y इक्वल टू 0। मतलब एक तरह से ये जो इनपुट है मेरा स्विच ऑन स्विच ऑफ का काम कर रहा है, ये बंद रहेगा तो सब बंद रहेगा, ये चालू होगा तो तभी चालू होगा। अब देख लो ध्यान से, आउटपुट देख लो, जब मेरा x2 चालू है, x2 मेरा 1 है, x2 सॉरी इनिबिटरी है, न्यूरॉन फायर जो 0 पे काम करेगा, तब ये 0 है तभी चलेगा। तो जब 0 है तो उस केस में मेरे पास आउटपुट आएगा, 1 है 0 आउटपुट आएगा अथवा नहीं आएगा। देखो x2 देखो 1 है मेरे, आप 0 आ रहा है ना, इस तरीके से। ऐसे आप नॉर फंक्शन को भी देख सकते हो, नॉर फंक्शन कैसे काम कर रहा है, इसको भी चेकआउट करो, मैं नहीं बता रहा, स्क्रीनशॉट ले लो और बताओ कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। इसका कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, लेकिन ये हम काम कर रहे हैं। पर ड्रॉबैक्स क्या थे भाई, ये नॉन बुलियन इनपुट्स और आउटपुट्स के अलावा उनको हैंडल नहीं कर सकता, बुलियन को ही करेगा, जिसमें 0 और 1 दो वैल्यूज होगी, बुलियन को ही करेगा, ट्रू फॉल्स, हाँ या ना, सक्सेस और फेलियर, इन्हीं की बात करेगा। और थ्रेशोल्ड वैल्यू निकालना, डिसाइड करना, जब नंबर ऑफ इनपुट्स मेरे बढ़ जाए तो बहुत दिक्कत हो सकती है। और हर इनपुट को बराबर के वेटेज देना, वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि इसमें नहीं है, ठीक है। तो इनको इश्यूज को कैसे सॉल्व करें, परसेप्ट्रॉन मॉडल लाकर, ये देखो परसेप्ट्रॉन मॉडल आपके सामने आ गया, ये आपका हो गया आर्टिफिशियल न्यूरॉन परसेप्ट्रॉन मॉडल। परसेप्ट्रॉन कहा जाता है आर्टिफिशियल न्यूरॉन को, देख रहे हो, ये देख ध्यान से, सिंपल से समझाता हूं फंडा है क्या। x1 x2 xn, हर एक की अपनी, जैसे मैंने लीनियर इक्वेशन बताया था, बीटा 0 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, वही चीज आपके आगे वेट्स, इन सब का समेशन कर लिया आपने, प्लस बायस, कुछ रुझान भी हो सकता है, बायसिंग भी हो सकती है, ठीक है। क्या मान लीजिए सारे लोग ये x1 x2 x3 अप टू xn है, ओके, x के आपके एथलीट्स है जो रेस में दौड़ रहे हैं, उन सब की इंपॉर्टेंस है अपनी, लेकिन एक बायस है जो किसी एक को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। ये आपको हो गया समेशन, फिर हमारा आ गया फंक्शन, उस फंक्शन अप्लाई होगा एंड देन आउटपुट, निष्कर्ष कौन जीतेगा, किसकी जीत होगा, 0 होगा 1 होगा, ठीक है। इसके ऊपर इसका सिंपल एग्जांपल देखने का प्रयास करते हैं। जैसे देखो ये सिंपल सा एग्जांपल, ऐसे बढ़िया एग्जांपल मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा। अगर आपके पास कोई अच्छा एग्जांपल है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कौन सा एग्जांपल है। फीचर, मूवी देखनी है मुझे, 2 मूवी है, मूवी 1 मूवी 2, 4 फीचर्स देख रहा हूं मैं मूवी को डिसाइड करने के लिए। तो उसमें लीड एक्टर कौन है, मतलब पहला एक्टर कौन है, जो है कियानू रीव्स है या आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर है, ब्रूस विलिस है या सिल्वेस्टर स्टैलोन है, मतलब जो भी लीड एक्टर है, आजकल तो बहुत सारे आ गए, मार्क वॉलबर्ग है, ठीक है, बहुत सारे लीड एक्टर्स हैं, डेनियल वॉशिंगटन है, इक्वलाइजर 3 में डेनियल वॉशिंगटन है। डायरेक्टर, उसका डायरेक्टर कौन है, स्टीवन स्पीलबर्ग है, क्रिस्टोफर नोलन है, उसकी मूवीज में पसंद करना चाह रहा हूँ। ये थ्रिल फैक्टर कितना, उसका कितना मजा आ रहा है, रोमांच कितना मिल रहा है मुझे। रन टाइम 2 घंटे से ज्यादा की मूवी है, 1.5 घंटे में खत्म हो रही है, 1 घंटे में खत्म हो रही है, वो भी। तो ये एक फीचर मैंने बना दिया और मैंने इनको वैल्यू दे दी, मूवी 1 मूवी 2। मूवी 1 में मैंने कहा कि भाई लीड एक्टर के तो 10 ऑफ 10 पॉइंट्स मिल रहे हैं, इसमें 7 नंबर मिल रहे हैं। डायरेक्टर में 8 इसको मिल रहे हैं, 5 इसको मिल रहे हैं नंबर 10 में से। थ्रिल फैक्टर में 8 इसको मिल रहे हैं, 9 इसको मिल रहे हैं, और रन टाइम में 9 इसको मिल रहे हैं, 5 इसको मिल रहे हैं। तो मूवी 2 मेरी थोड़ी लंबी हो सकती है। तो मूवी 2 की वैल्यू आप देखोगे तकरीबन बाकी हर कंपैरिजन में थोड़ी कम आ रही है,
एक में ज़्यादा है, थ्रिल फैक्टर थोड़ा ज़्यादा है और बाकी में कम है। अब इन इनपुट्स को मैंने यहाँ पर दे दिया और मैंने कहा कि भाई मेरे लिए जो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, मेरी 1 हो सकती है। अब इन 1 वेट्स में जो है क्या प्रोबेबिलिटीज है एक्चुअल में, तो 0.4 मतलब 40% में निर्भर किस पे कर रहा हूँ, लीड एक्टर पे, 30% में बात कर रहा हूँ डायरेक्टर पे, 20% में बात कर रहा हूँ थ्रिल फैक्टर पे और 10% में बात कर रहा हूँ रन टाइम पे। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम क्या है, लीड एक्टर देखना में अहम है। हो सकता है आपके लिए डायरेक्टर अहम हो, तो आप कह सकते हो कि भाई मैं डायरेक्टर का देख के जाता हूँ, ठीक है। तो मैंने ऐसे रखा 0.4, 0.3, 0.2, 0.1, ठीक है, इनपुट्स और वेट्स और समेशन कर दिया। अब मैंने एक कंडीशन रखी, एफ ए इक्वल्स टू 1, जो फंक्शन का जो आउटपुट है ए पे, ठीक है, ए क्या हो गया, x1 इंटू 0.4, x2 इंटू 0.3, x3 इंटू 0.2, x4 इंटू 0.1, ठीक है। मूवी 1 के निकालो, मूवी 2 के निकालो, मतलब 10 इंटू 0.4, 8 इंटू 0.3, 8 इंटू 0.2, 9 इंटू 0.1। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, सीधा बता रहा हूँ। आपको कैलकुलेशन करनी है, वीडियो को यहीं पॉज करके कैलकुलेशन करो। दोनों की ए की वैल्यू निकालो, एक की आ रही है 8.9, एक की आ रही है 0.67, सॉरी 6.7, 8.9 और 6.7, ये खुद निकालो। मैंने कहा कि अगर मेरा अंतिम ए की वैल्यू 7 या 7 से ज्यादा रहे, 7 से ऊपर अगर स्कोर आया तो मैं मूवी देखूंगा, वो वाली मूवी, नहीं तो नहीं देखूंगा। दोबारा सुन लो, किस पे डिसीजन ले रहा हूं मैं, एफ ए पे। एफ ए इज 1, हाँ मैं वो मूवी देखूंगा। 2 मूवी सामने लगी है, दोनों लगी हॉल पे, दोनों में से कोई डिसाइड करना है, हाँ या ना, टॉस करना है। टॉस नहीं हम यहाँ पे कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। मैं कहा भाई बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स, इन फीचर्स के ऊपर डिपेंड करके ये मेरे पास वैल्यूज है, इनकी रेटिंग है मेरे पास, इनके ऊपर मैं देखूंगा कि भाई मुझे अगर जिनकी रेटिंग मेरी 7 के ऊपर आ गई मेरे हिसाब से, तो मैं वो मूवी देखने जाऊंगा, नहीं तो नहीं देखने जाऊंगा, ठीक है। तो आउटपुट मेरा हाँ या ना पे आ सकता है, यस या नो। तो मेरा बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज मेरे पास 2 वैल्यू निकल के आई। ए की वैल्यू एक मूवी 1 के लिए आई 8.9, मूवी 2 के लिए आई 6.7। और मैंने कंडीशन क्या रखी थी, क्या कंडीशन रखी थी मैंने, कंडीशन मैंने क्या रखी थी, कंडीशन ये रखी थी कि अगर ए की वैल्यू 7 से ज्यादा होगी तो मैं वो मूवी देखने जाऊंगा। देख रहे हैं यहाँ पर, ए की वैल्यू मेरी 7 से ज्यादा होगी तो मैं वो मूवी देखने जाऊंगा, अथवा मैं कौन सी मतलब 7 से कम वाली को मैं नहीं देखूंगा। तो y की वैल्यू मेरी क्या पर आ गई, 0 आ गई। y की वैल्यू मेरी यहाँ पर क्या आ गई, 1 आ गई। तो ये हो गया सिंगल परसेप्ट्रॉन। ऐसे हमारे कई तरह के एक्टिवेशन फंक्शन आते हैं हमारे, कुछ इस प्रकार, जैसे y = 1/e⁻⁻x, ये सिग्मॉइड फंक्शन एस शेप्ड, ये भी है, ये भी एस शेप्ड है अलग। ये tan h, tan हाइपरबोलिक। रेलू हो गया रेक्टिफायर लीनियर यूनिट, ठीक है, लीनियर यूनिट होता है, LU होता है, उसमें रेक्टिफाई किया गया, तो रेक्टिफिकेशन कुछ इस तरीके से हो रहा है, ये लीनियर के बजाय इस तरह से हो रहा है ऐसे, ठीक है। और y = x, जब x मेरा 0 से बड़ा हो और x अगर मेरा नेगेटिव है तो y = 0, तो रेक्टिफायर वाला फंक्शन फंडा हो गया। न्यूरल नेटवर्क की बात करें, सिंपल सा फंडा है। ये आपकी एक जो गोला देख रहे हो ना बच्चे, ये गोला देख रहे हो आप, ये एक अकेला गोला, एक परसेप्ट्रॉन जो अभी ऊपर देख रहे थे। ये आपके कितने इनपुट्स ले रहा है, 3 इनपुट्स, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, हर एक से आ रहे हैं इनपुट्स, 3 इनपुट लेयर्स हैं। हिडन लेयर पे आपके परसेप्ट्रॉन पड़ा हुआ है और आउटपुट लेयर हमारी ये भी परसेप्ट्रॉन। बस इसका आउटपुट ऐसे निकल रहा है, इसके आउटपुट निकल रहे, इसके आउटपुट निकल रहे, बस और कुछ, ठीक है। तो आपका अगर मैं आगे चल रहा हूँ इस तरीके से, देखो एरो लगा रखा है, तो उसे मैं क्या कहूँगा, फीड फॉरवर्ड। अगर मैं यहाँ पर बैक करके पूछना चाहूँ कि हाँ भाई मेरा सही डिसीजन रहा कि नहीं रहा, तो वो चीज़ आगे मेरा बैक प्रोपोगेशन, ठीक है, ताकि एरर चेकिंग कर सकूँ। ये आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। मुझे आप कमेंट में बताओगे आपको नोट्स चाहिए कि नहीं चाहिए। मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, देखिए मैं बना रहा था, इसको मैं कंप्लीट अभी नहीं किया, हैंड रिटन नोट्स में कंप्लीट करूँगा। अगर अभी तक आपको जितना मैंने बनाया है ये सारा डीप लर्निंग का सारा अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मेरे वीडियोस देखो। 50 लाइक्स मेरे वीडियो पे आएंगे तभी आगे मैं लेकर आऊँगा, बता रहा हूँ मैं। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ठीक है। यहाँ तक हमारी काफ़ी हद तक बात होगी यूनिट 2 की। अब हम चलते हैं वापस।
ओके, इसको मैं हटाता हूँ, ये ऑलरेडी हो रखा है। वापस यहाँ चलते हैं और हमने पहले पिछले पेज पे जाते हैं। हमने यहाँ बात की थी न्यूरल नेटवर्क की, अब मैं बात करता हूँ फजी लॉजिक की। ठीक है, फजी लॉजिक का फंडा सिंपल सा, बहुत ही सिंपल फंडा है। फजी लॉजिक का मैं आपको बताता हूँ। पीसीए में मैं सोच रहा हूँ बाद में कराऊंगा, थक गया बच्चों में, थक गया तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी तबीयत तो खराब करूंगा नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ तक तो मैं कवर कर दिया आप तक। मैंने क्या कवर कर दिया अभी, मैंने ये कवर कर दिया, बेसिक मॉडलिंग बता दिया, टाइम सीरीज में अगले वीडियो में ये नहीं बताया, ये बता दिया, ये बता दिया, ये बताना, ये नहीं बताया और ये नहीं बताया। तो अब मैं ये और ये नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, नेक्स्ट पार्ट। और इसको 1 वीडियो ना करके मैं कर देता हूँ 2 वीडियोस, और यहाँ पर मैं 2 वीडियोस। ठीक है, तो ये पहला, ये जो पार्ट मैंने कवर किया है, ये नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2। ठीक है, इसमें मैं कवर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो पे लाइक्स आएंगे तभी मैं आगे बताऊंगा और मैं अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। पीसीए की आपको जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व कराऊंगा, फजी लॉजिक बताऊंगा, टाइम सीरीज की एनालिसिस छोटा सा शॉर्ट में वो भी आपको बता दूंगा। ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, तो यूनिट 2 आपकी फिनिश हो जाएगी, आराम से हो जाएगी। फिर यूनिट 3 भी पढ़ूंगा। यूनिट 3 के अंदर आपका डेटा स्ट्रीम्स की बात हो रही है, DSMS डेटा स्ट्रीम मैनेजमेंट सिस्टम, उसकी बात हो रही है, वो मैं शॉर्ट में बताऊंगा। उसके बाद हम यूनिट 4 पढ़ जाएंगे सीधा। तो आज के लिए बच्चों में ये हो गया। अब मैं इस वीडियो को मैं अभी यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ और मैं वापस आता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक मेरी वीडियो एंड में देख रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। सच में बहुत फ़र्क पड़ता है, आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो। 1 घंटे के ऊपर की वीडियो हो गई, 1.5 घंटे की हो गई है। तो इसीलिए मैं अभी इसको मैं यहीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज भारत की जीत की खुशी के बाद फिर मैं काम याद आया, मैं कहती यार बच्चों के लिए वीडियो लेकर आऊँ, फिर बच्चे परेशान हो जाएंगे, तो मैं इसको लेकर आया। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, टंग घंटी बजा दो, ताकि मेरे वीडियोस आने की आपको सूचना नोटिफिकेशन मिलती रहे। नहीं करोगे, सब्सक्राइब तो कर दोगे लेकिन उसके बाद नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगी, तो आपको वो भी ऑन करना है, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशंस पे करना है। ऑल नोटिफिकेशन करोगे तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनने वाली, सीधी सी बात। तो इसी के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्ण।